नेतन्याहू को करना पड़ा पशेमानी का सामना। दर्जनों ममालिक का यानी दर्जनों देशों का नेतन्याहू के खिलाफ वॉकआउट। अब जरा सोचे कि इस्राएल का वजीर आजम जब कहीं कुछ स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ है तो उसके सामने से कई मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव, कई मुल्कों के सरबराह वॉकआउट कर जाते हैं। यह कितनी बड़ी पशेमानी की बात है। नेतन्याहू के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी दबाव के बावजूद इस्राइल जंग पर कायम। अब जरा अंदाजा करें, एक तरफ दुनिया के ज्यादातर मुल्क इस्राइल की मजम्मत कर रहे हैं, इस्राइल के एक्शन को कंडेम कर रहे हैं, गजा में बच्चों को, औरतों को मारे जाने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू का क्या कहना है कि वो जंग जारी रखेंगे। आखिर आप किससे जंग कर रहे हो? बच्चों से? आप किससे लड़ रहे हो? औरतों से, महिलाओं से? क्या तमाम के तमाम फिलिस्तीन के लोग, तमाम के तमाम गजा के लोग हमास हैं? क्या सबके सब हमास के मेंबर हैं? अगर नहीं तो फिर उनकी जानों का जिम्मेदार कौन है? अगर मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं तो उसके कत्ल का इल्जाम और उसके कत्ल का जुर्म किसके ऊपर आएगा? अगर खातून वहां मारी जा रही हैं तो उसके कत्ल का इल्जाम, उसके कत्ल का कसूरवार कौन होगा? अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, 90% बेघर हैं। लेकिन इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में जब कहा तो यह कहा कि इस्राइल को गजा में काम मुकम्मल करना होगा। कौन सा काम? सवाल यह है, इस्राइल चाहता क्या है? इस्राइल किसे मारना चाहता है? क्या घरों की दीवारें हमास हैं? क्या बहुमंजिला इमारतें, क्या 6 मंजिला, 8 मंजिला जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, क्या वो हमास है? या हमास किसी जीते जागते इंसान का नाम है? अगर वो हमास को टारगेट करना है तो फिर ये औरतें, बच्चे जो मारे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने लोग मारे गए हैं उसमें ज्यादातर आम शहरी हैं। हर 4 में से 3 आम शहरी हैं, यह बताया जा रहा है। ये आंकड़े हैं। तो फिर इस्राइल चाहता क्या है? इस्राइल किसे मारना चाहता है और किसे मार रहा है? 70,000 के आसपास जो अभी तक इस्राइल ने वहां पर जाने ली हैं, उन 70,000 में से ज्यादातर औरतें और बच्चे मारे गए हैं। क्या वो हमास के लोग हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का इंदिया दिया है। हालांकि आलमी बिरादरी यानी कि वर्ल्ड कम्युनिटी बेंजामिन नेतन्याहू पर जंग खत्म करने के लिए दबाव बढ़ा रही है। नेतन्याहू के खिताब से कबल दर्जनों मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके सरबराह ऐवान से वॉकआउट कर गए, यानी कि एक तरह से उसके खिलाफ मैंडेट देते हुए कि हमें नेतन्याहू को नहीं सुनना है। नेतन्याहू को बायकॉट किया लोगों ने। हॉल में उनके खिलाफ नारे भी लगे। जी हां, आप सोचें, नेतन्याहू जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उस हॉल में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के उस हॉल में नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगे, इस्राइल के खिलाफ नारे लगे। और नारे लगाने वाले कौन लोग थे? नारे लगाने वाले तमाम मुल्कों के सरबराह थे, देशों के नुमाइंदे थे, उनके प्रतिनिधि थे, उनके लीडर थे, उनके नेतृत्वकर्ता थे, उनके कायद थे। लेकिन एक चीज यह भी बता दूं कि अमेरिकी वफद यानी कि अमेरिका का जो डेलीगेशन था उस हॉल में, वो अपनी सीट पर यूं ही बैठा रहा। अमेरिकी वफद अपनी सीट पर मौजूद रहा। बाकी देशों के लोग वॉकआउट कर गए, उस हॉल से बाहर निकल गए, लेकिन अमेरिका के लोग बैठे रहे। इसका क्या मतलब है? इसका संदेश साफ है कि इस्राइल जो करना चाहता है उसमें अमेरिका की 100% हामी है। 100% अमेरिका को उसको साथ है। यानी अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसने जुर्म किया है या जिस जुर्म का इर्तिकाब करने का उनके ऊपर इल्जाम है, उसमें साथी कौन है? कौन उसकी मदद कर रहा है? यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सतही नुमाइंदे गैर हाजिर थे। जितने भी उसके सतही नुमाइंदे थे लगभग, यानी कि अमेरिका की वफद अपनी नशस्तों पर मौजूद रहा, मगर आला सतही यानी जो टॉप के जो दीगर लोग थे वो वहां से गैर हाजिर थे। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा की तरह चार्ट का सहारा लिया और अपने नक्कादों पर यहूद मुखालिफ रवैये यानी एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम लगाया। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस्राएल के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं।
यानी कि खुद इसराइल इस बात को यूएनजीए में मान रहा है कि सबसे बड़ा इत्तेहादी, सबसे बड़ा दोस्त इसराइल का कौन है? अमेरिका है। लेकिन दोस्त की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या दोस्त हर काम में मदद करता है, चाहे वो काम गलत हो या सही, चाहे वो काम किसी की जान से खेलना हो या किसी की जान बचाना? इस्राएली फौज के मुताबिक नेतन्याहू की तकरीर गजा के शहरियों के मोबाइल फोन्स और सरहदी लाउडस्पीकर्स पर नशर भी की गई। यह खिताब एक ऐसे वक्त में हुआ जब ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया यानी ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक यानी पश्चिमी देश फिलिस्तीन को बतौर रियासत, बतौर देश तस्लीम कर चुके हैं। और यूरोपीय यूनियन भी इसराइल पर मुमकिना पाबंदियों पर गौर कर रही है। यानी यूरोपीय यूनियन इस बात पर विचार विमर्श कर रहा है कि इसराइल पर क्या क्या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, किन किन तरह की चीजों को लेकर के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 27 देश शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 को जनूबी इसराइल में हमास के दहशतगर्दाना हमलों में 1200 इसराइली शहरियों की हलाकत के बाद इसराइल ने गजा में हमास के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाई यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया था, शुरुआत किया था। और गजा की वजारत सेहत यानी गजा की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है गजा की या फिलिस्तीन की कह लें, उसके मुताबिक अब तक इन इसराइली कार्रवाइयों में 65,000 से जायद फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं और 90% आबादी बेघर हो चुकी है। आप अंदाजा करें, 90% आबादी बेघर हो चुकी है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक रोज कबल वीडियो लिंक के जरिए जनरल असेंबली से खिताब में आलमी बिरादरी पर जोर दिया था कि फिलिस्तीनी अवाम को उनके जायज हुकूक दिलवाए जाएं और मकबूजा इलाकों से इसराइली कब्जा को खत्म कराया जाए। यहां एक चीज और आपको बता दूं, अमेरिका की जो बातें होती है ना, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, पब्लिक, ह्यूमन राइट्स, लेकिन आप सुने, आपने अभी एक बात गौर की, मैंने क्या कहा कि फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक रोज कबल वीडियो लिंक के जरिए जनरल असेंबली से खिताब में आलमी बिरादरी पर जोर दिया था। क्या जोर दिया था? कि फिलिस्तीनी अवाम को उनके जायज हक दिलवाए जाएं और मकबूजा इलाकों से इसराइली कब्जा खत्म कराया जाए। वीडियो लिंक के जरिए क्यों खिताब किया पता है आपको? क्योंकि अमेरिका ने अब से चंद हफ्तों पहले फिलिस्तीन की जो अथॉरिटी है उनके अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी है। आप सोचिए, यानी जिस बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, उसके आने पर, अमेरिका आने पर कोई पाबंदी नहीं है। और जिसके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है, फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास, उसे अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी है, वीजा इशू नहीं किया गया। नतीजा क्या हुआ कि महमूद अब्बास यूएनजीए के उस सेशन में शामिल नहीं हो पाए खुद, यानी कि वहां पर शख्सी तौर पर वो मौजूद वहां नहीं हो पाए, क्योंकि अमेरिका पे आने पर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने। तो वीडियो लिंक से खिताब करना पड़ा। आप देखिए दोहरा रवैया, किस तरह का दोहरा रवैया है, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, अरेस्ट वारंट, उसके बावजूद वो अपने देश इसराइल से कहां आता है? अमेरिका, और यूएनजीए के इजलास में शामिल भी होता है। और जिसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा कोई वारंट जारी नहीं हुआ है, उसे अमेरिका अपने आने पर पाबंदी लगा देता है। बहरहाल ये एक हकीकत आपके सामने हमने रख दिया। तो नेतन्याहू ने ताहम अपनी तकरीर में दो टूक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि फिलिस्तीनी रियासत का क़याम हमास को इनाम देने के मुतरादिफ होगा और वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यानी एक तरफ अमेरिका को छोड़ करके, यानी कि जो यूएनजीए के 193 देश हैं उनमें से 142 से ज्यादा देश, 142 से ज्यादा मुल्क, जिसमें फ्रांस शामिल है, कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें ब्रिटेन शामिल है, और ऐसे कई देश शामिल है। बाकी तो लोग पहले से जो मान रहे हैं इसको वो तो है ही, चाहे अरब ममालिक हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जो भी 193 में से 145 से उससे ज्यादा देश ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को हम एक अलग कंट्री, एक अलग स्टेट के तौर पर मानते हैं, उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन इसराइल क्या कह रहा है कि फिलिस्तीन को अलग स्टेट, अलग कंट्री के तौर पर माना जाना, ये इसराइल कहता है कि उसे कबूल नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये इसराइल कह रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसके शय पर कह रहा है? किसके शय पर कह रहा है इसराइल ऐसा? किसकी हिमायत हासिल है उसे? वो जो अपने देश को सुपर पावर कहता है, क्या उसकी हिमायत? क्या उसकी हिमायत नहीं? जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है ह्यूमन राइट्स को लेकर के,
इंसानी तहफुजात के दावों को लेकर के। बहरहाल, तो गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि जुमे को इस्राएली फौज के फिजाई और जमीनी हमलों में मजीद 22 फलस्तीनी हलाक हो गए, जिसे फलस्तीनी ये कहते हैं कि शहीद हो गए, जिनमें से 11 हलाकतें गजा सिटी में हुई। ये हलाकतें एक ऐसे दिन हुई जब इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली से खिताब में, अपनी स्पीच में गजा में जंग जारी रखने का ऐलान किया। इधर वो ऐलान कर रहे हैं, उसी दिन उधर हमले हो रहे हैं और आम शहरी मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, महिलाएं बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग बूढ़े मारे जा रहे हैं। उनको खाने पीने की कमी हो रही है, उन्हें अद्वियात की कमी हो रही है, उन्हें दवाओं की कमी हो रही है। अस्पतालों में बम गिरा के अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है। स्कूलों में बम गिरा के स्कूल को पढ़ने लायक रहने नहीं दिया गया कि वहां जाके कोई पढ़े। इबादत गाहों को निशाना बनाया गया है। मस्जिद तो छोड़िए, मस्जिद को निशाना बनाया ही जा रहा है। कई चर्चों को भी निशाना बनाया गया या निशाना बन गए। इस्राएली फौज ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा भर में 140 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें दहशतगर्द, सुरंगें और अस्करी ढांचे शामिल हैं। यानी एक हमास के बहाने से उसने पूरे गजा को तबाह कर दिया। आप सोचें, क्या दुनिया यह कहती नहीं है कि इस्राएल बहुत हाईटेक है? क्या दुनिया यह कहती नहीं है कि इस्राएल के पास बहुत हाईटेक हथियार है? क्या इस्राएल ने ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को नहीं मारा? ईरान के अंदर, दूसरे देश के अंदर, जबकि उस देश की अपनी सिक्योरिटी सब कुछ तमाम कुछ है, फिर भी इस्राएल के इसमें कामयाब नहीं हुआ। क्या इस्राएल ने कतर के अंदर हमला नहीं किया, एक खास पिन पॉइंट करके उस जगह पर? अगर इस्राएल ऐसा कर सकता है तो क्या इस्राएल अपने बंदियों को चाह ले तो ढूंढ नहीं सकता? अगर इस्राएल चाह ले तो अपने हॉस्टेजेस को ढूंढ नहीं सकता गजा में? उसे तलाश नहीं कर सकता क्या? अगर कर सकता है तो फिर क्यों नहीं कर रहा? क्या वो इसी बहाने से, क्या वो इन्हीं हॉस्टेजेस के बहाने से जंग तवील करना चाह रहा है, खींचता चला जा रहा है, जो अब तक 2 साल लगभग हो चुके, और उस बहाने से वो गजा के लोगों को वहां से बेघर कर रहा है, उन्हें मार रहा है? उन्हें पहले ही कहा जाता है कि आप रिफ्यूजी कैंप में जाए, वहां महफूज रहेंगे। जब लोग वहां रहते हैं तो वहां भी बम गिराया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप फला जगह जाइए, वहां पे आपको एड मिलेगा, वहां पे आपको खाने की पीने की चीजें तकसीम की जाएंगी। वहां लोग जाते तो वहां गोलियां चलाई जाती हैं। तो क्या हो रहा है इस दुनिया में? लोग सवाल उठाते हैं, और इसीलिए जिन लोगों तक ये आवाज पहुंची है, जिन मुल्कों तक ये आवाज पहुंची, चाहे वो मशरिक के मुल्क हो चाहे मगरिब के, जहां इंसानियत जिंदा है, वहां के लोग सड़कों पर आए और वहां लोगों ने अपनी हुकूमतों पर दबाव बनाया कि फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसराइल पर दबाव बनाया जाए और इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाएं। इसीलिए आपने देखा कि फ्रांस ने माना कि हम फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क मानते हैं। फिलिस्तीन के लोगों को भी ये इस बात का हक है कि उनका अपना वतन हो, अपना कल्चर हो, अपनी सेफ्टी हो, सब कुछ हो, और इसके लिए हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ब्रिटेन ने माना, फ्रांस ने माना, कनाडा ने माना, ऑस्ट्रेलिया ने माना, ब्राजील ने माना, माल्टा ने माना, कई देश, मैंने बताया ना आपको, 193 में से 145 से ज्यादा देशों ने माना। 10 से 12 देश ऐसे हैं जो नहीं मान रहे। और इसराइल कह रहा है कि अमेरिका मेरा दोस्त है, वो हमारा अहम इत्तेहादी है, और इसराइल कह रहा है कि हम उन मुल्कों की बातें नहीं मानेंगे। इसराइल ये कह रहा है कि हम हमले जारी रखेंगे। जंग, अरे जंग तो उससे होती है ना जो कम से कम बराबर का हो। जंग किससे लड़ी जाती है? एक मुल्क की फिजाइया यानी एयरफोर्स, डिफेंस में आर्मी, नेवी, क्या हमास के पास ये चीजें हैं? क्या उसके पास एयरफोर्स है? क्या उसके पास नेवी है? वो लड़ाके हैं, उनको मारा जाए। वो फाइटर है, उन्होंने आप पर हमला किया, आप उनको ढूंढो, पकड़ो, मारो, लेकिन उसकी सजा आप पूरे फिलिस्तीन के लोगों के दोगे, उसकी सजा आप पूरे गजा के शहरियों को दोगे। आप बच्चों को मारोगे, आप औरतों को मारोगे, और आप मार रहे हो। ये खुद यूएन की अलग अलग एजेंसियां इस बात को कह चुकी हैं। यूएन की एजेंसी ने कहा है कि इसराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड यानी कत्लेआम, जंग नहीं, जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, यहां कत्लेआम हो रहा है।